हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस एक वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी पढ़ते समय अनेक बार अटकता है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। एक स्टूडेंट है जो आपका पढ़ते समय क्या होता है, बार बार रुकता है, तो उसे पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो उसकी कौन सी समस्या है? तो पढ़ने में जो समस्या आपका होती है उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ने में अगर कठिनाई होती है, बच्चा क्या होता है, रुक रुक कर पढ़ता है, तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। यह सामान्यतः आपका बच्चों में पाया जाता है। डिसलेक्सिया आपका बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है आपका डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया आपका यह आपका लेखन को प्रभावित करता है। तो लिखने में जो आपका प्रॉब्लम होता है उसको डिस्ग्राफिया कहेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पढ़ने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो पढ़ने में जो प्रॉब्लम होता है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और बनता है आपका डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है? तो अंक गणित को सॉल्व करने में जो आपका प्रॉब्लम होता है उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ये तीनों पॉइंट्स कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? तो ऑप्शन ए है पुस्तक की वर्तनी, ऑप्शन बी है पुस्तक में चित्रों का स्थान, ऑप्शन सी है विषय वस्तु का चयन, और ऑप्शन डी है वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष होता है आपका वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी यहाँ पे क्या होता है? तो वर्तनी आपका लिखने की क्या है, कला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? तो त्रुटियां जो हम गलती करते हैं इससे क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है त्रुटियां सीखने का संकेतक है, ऑप्शन बी है त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती है, उसके बाद ऑप्शन सी है त्रुटियों में से उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, ऑप्शन डी है त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। तो त्रुटियों को करने से हम बच नहीं सकते हैं, त्रुटियों को उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। ऑप्शन बी है त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। त्रुटियां क्या हो सकती है? तो त्रुटियां आपका सीखने का संकेतक हो सकती है। कहा जाता है कि जो बच्चे सीखते हैं वही गलती करते हैं, जो बच्चे सीखेंगे ही नहीं वे क्या गलती करेंगे? तो पॉजिटिव सेंस वाला कभी भी हम आंसर देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आपके कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। तो आपके क्लास के कुछ बच्चे क्या हैं, सड़क को सड़क बोलते हैं, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए है लापरवाही का होना, ऑप्शन बी है उनकी मातृभाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी है उन्हें हिंदी न आना, या ऑप्शन डी है सुनने में समस्या। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कभी भी हम आंसर देंगे पेडागोजी का तो पॉजिटिव सेंस देखेंगे। तो बच्चा सड़क को सड़क बोलता है, तो बच्चा तो खुद से नहीं बोलता है, यह क्या होता है, यह आपका उसकी मातृभाषा का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चिता आपका निश्चिता जो है अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। क्या होता है, अपने सहपाठियों से तो अच्छी तरह से बात करती है लेकिन आंसर देते समय क्या करती है, हकलाती है। हकलाना क्या होता है? हकलाना आपका होता है स्पीच डिसऑर्डर को हकलाना बोला जाता है। बोलने में क्या होता है, कठिनाई होता है। स्पीच डिसऑर्डर आपका बच्चों में पाया जाता है। बच्चे क्या होता है किसी बात को रिपीट कर कर के बोलते हैं, तो उसको हकलाना बोलते हैं। तो
क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका निशिता अपने सहपाठियों के साथ अच्छी तरह से बात कर रही है, लेकिन आंसर देते वक्त क्या होता है, हकलाती है। तो वह संभवतः क्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए है बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। ऑप्शन बी है कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी है घर से पाठ याद करके नहीं आती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल न पूछे जाएं, तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि बड़े समूह में क्या होता है, अपनी बात को कहने में दबाव महसूस करती है। यह वास्तव में हकलाती नहीं है। आपका जो निश्चिता है इसके पास स्पीच डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि यह अपने सहपाठियों के साथ अच्छी तरह से बात कर सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है इसका उद्देश्य क्या होगा, तो ऑप्शन ए है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना। तो यहाँ पे उपचार, उपचार से आप समझते हैं क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद ऑप्शन बी है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना। तो यहाँ भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। तो ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो निदान निकालना, अर्थात किसी भी प्रॉब्लम का समस्या होता है उसका समाधान निकालना। तो ऑप्शन ए है कमजोरियों का पता लगाना। तो ये सही है। ऑप्शन बी है कमजोरियों को दूर करना। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है उपचारात्मक सुझाव देना। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य सहायता करता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे क्या है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि तो ऑप्शन ए हमारा है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी है वह बच्चों के लिए है। ऑप्शन सी है वह सरल होता है, या ऑप्शन डी है वह रंगीन चित्र वाला होता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य सहायता करता है, क्योंकि वह आपका भाषा की रंगतें को प्रस्तुत करता है। बच्चे के लिए आपका प्राथमिक स्तर पे क्या करता है, बाल साहित्य भाषा की रंग रूप को क्या करता है, अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। अगर आप भाषा शिक्षक हैं, लैंग्वेज टीचर हैं, तो पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को आप अपनाना चाहेंगे, तो ऑप्शन ए है मूर्त विवरण और विश्लेषणात्मक। उसके बाद ऑप्शन बी है अमूर्त विवरण। तो यहाँ पे अमूर्त विवरण दे दिया, नेगेटिव सेंस तो हम रख नहीं सकते हैं। ऑप्शन सी है मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। हम क्या करेंगे, पाठ्य सामग्री के स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन ए है संचार माध्यमों का प्रयोग। ऑप्शन बी है अभिभावकों का साक्षर होना। ऑप्शन सी है भाग शिक्षक का भाषा ज्ञान, या ऑप्शन डी है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका होगा भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा क्या होना चाहिए, अच्छे रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पे जो हम भाषा सीखते हैं उसमें भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन ए हमारा है कंप्यूटर। ऑप्शन बी है बाल साहित्य। ऑप्शन सी है समाचार पत्र, या ऑप्शन डी है टेलीविज़न। तो ध्यान से देखेंगे, पीछे ही हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन से भी आपका आंसर बन सकता है। प्राथमिक स्तर पे क्या है, भाषा सीखना है, तो इसमें कौन सबसे महत्वपूर्ण होगा, तो यहाँ पे बाल साहित्य होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए है आकर्षक चित्र। ऑप्शन बी है
पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ऑप्शन सी है अभ्यासों का बहुलता, या ऑप्शन डी है कागज की गुणवत्ता। तो आकर्षक चित्र केवल नहीं हो सकता है, कागज की गुणवत्ता भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी और सी में देखना है तो ऑप्शन बी है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, और ऑप्शन सी है अभ्यासों का बहुलता। तो केवल अधिक मात्रा में अभ्यास होने से भी, एक्सरसाइज होने से भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। कोई भी आपका जो चैप्टर होते हैं उनका उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण होता है इस समय आप किस बिंदु पर ध्यान देंगे? तो ऑप्शन ए है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ऑप्शन सी है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, या ऑप्शन डी है कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। तो ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे आपका है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो केवल कहानी शामिल करने से नहीं होगा, उपदेशात्मक पाठ से भी केवल नहीं होगा, और केवल प्रसिद्ध लेखकों की रचना से भी नहीं होता है। ये इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पे बच्चों के लिए जो आपका बाल साहित्य का चयन किया जाता है इसका मेन आधार क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है छोटी रचनाएं, ऑप्शन बी है रोचक विषय वस्तु, ऑप्शन सी है रंगीन चित्र, या ऑप्शन डी है सरल जानकारी। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका रंगीन चित्र नहीं होगा, छोटी रचनाएं भी नहीं होगा, सरल जानकारी भी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे आपका सटीक आंसर होगा क्या होना चाहिए? आपका प्राथमिक स्तर पे रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, जिससे बच्चे आपका फोकस के साथ स्टडी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का जो हम उपयोग करते हैं इसका उद्देश्य क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। तो हमें क्या बताना है? निगेटिव वाला बताना है। तो अगर हम दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा? आधुनिक तकनीक आएगा क्लास में। ऑप्शन बी है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकता है। ऑप्शन सी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जा सकता है। हम नए नए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वे में बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या होगा? बच्चे में आपका सीखने की रुचि बढ़ेगी। ऑप्शन डी है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो यह नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा का जो क्लास होता है इसमें हम विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते हैं, तो इसमें विद्यालय प्रमुख का निर्देश आपका पालन करना यह आपका उतना महत्व नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों के बारे में बताना है तो ऑप्शन ए है भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है। भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है। ऑप्शन बी है अभ्यास परक भी होनी चाहिए। ऑप्शन सी है साधन है, या ऑप्शन डी है साध्य है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती है वह आपका एक साधन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, जो आपका पत्र पत्रिकाएं होती है ये भाषा सीखने में क्या होती है? तो ये भी आपका भाषा सीखने में आपका साधक होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। हिंदी भाषा सीखने के लिए आपका सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है कक्षा में लिखित आकलन, ऑप्शन बी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ऑप्शन सी है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, या ऑप्शन डी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा में क्या होना चाहिए? प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक आपका आवश्यक है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व दे सकते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है शुद्ध उच्चारण,
ऑप्शन बी है रोचक कहानी, ऑप्शन सी है अक्षर ज्ञान या ऑप्शन डी है वर्णमाला। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने के लिए बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, रोचक कहानी पे महत्व दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण हमको बताना है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है इस समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए है भाषा की विभिन्न छटाएं, ऑप्शन बी है भाषा अभ्यासों में वैविध्य होना चाहिए, ऑप्शन सी है पाठों की संख्या, ऑप्शन डी है विषय वस्तु में वैविध्य। तो सबसे कम महत्व क्या हो सकता है, तो पाठों की संख्या हो सकता है। पाठों की संख्या से कोई आपका स्टडी में आपका लेना देना नहीं होता है कि पाठों की संख्या कितना होना चाहिए कितना ना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है अनावश्यक है, तो अनावश्यक तो हो नहीं सकता है। एकमात्र संसाधन केवल ये नहीं होता है, साध्य भी नहीं होगा, क्या होता है साधन होगा। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा की संरचना, ऑप्शन बी है व्याकरण सम्मत भाषा, ऑप्शन सी है सहज अभिव्यक्ति या ऑप्शन डी है अलंकारिक भाषा। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम आपका सहज अभिव्यक्ति पे क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा महत्व देंगे कि क्या होना चाहिए, भाषा आपका सहज आसान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है उसकी पठन क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन सी है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ऑप्शन डी है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन, तो भाषा का आकलन करेंगे तो इससे क्या होगा, तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है विराम चिन्हों का ज्ञान, ऑप्शन बी है पढ़ने में प्रवाह, ऑप्शन सी है अर्थ का निर्माण या ऑप्शन डी है वर्णों का पहचान। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है आपका वर्णों का पहचान। तो वर्णों का पहचान सबसे पहले होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। तो बच्चों का जो ज्ञान होता है, बच्चों का जो प्रगति होता है, इसका लेखा जोखा रखना यह किससे संबंधित होता है। तो यह आपका पोर्टफोलियो से संबंधित होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। पोर्टफोलियो क्या है, तो यह आपका निवेशों का संग्रह होता है या इसको हम संपत्ति का संग्रह भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की प्रगति का लेखा जोखा हम आपका रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे आप सर्वोपरि मानेंगे। तो ऑप्शन ए है कठिन शब्दों का श्रुतलेख, ऑप्शन बी है लिखित प्रश्न पत्र, ऑप्शन सी है पाठ से देखकर सुलेख लिखना या ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन, इसमें क्या है लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है।
तो लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो ऑप्शन ए हमारा है सुंदर लेख का अभ्यास, ऑप्शन बी है अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शन सी है श्रुत लेख, ऑप्शन डी है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो सब में तो लिखना दिया है, तो यहाँ पे क्या है सुंदर लेख है, इसमें श्रुत लेख है, इसमें पाठ पे आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है अपने अनुभवों को लिखना। तो ये आपका सबसे सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना। तो यह किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ऑप्शन सी है केवल शिक्षण पद्धति है, ऑप्शन डी है केवल साहित्यिक गतिविधियां है। तो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना, यह आपका भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। आपका लेखन कौशल का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो ऑप्शन ए हमारा है सही वर्तनी, ऑप्शन बी है संयुक्ताक्षर लिखना, ऑप्शन सी है लेख लिखना, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सही वर्तनी। यह आपका क्या है लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। वर्तनी क्या होता है, सही वर्तनी अर्थात लिखने का क्या सही तरीका। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पे पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। तो जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, इसके अनुसार पठन कौशल से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन ए है शुद्ध उच्चारण करना, ऑप्शन बी है अक्षरों को पढ़ना, ऑप्शन सी है समझ के साथ पढ़ना, ऑप्शन डी है कठिनाई वाक्यों को पढ़ना। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा समझ के साथ पढ़ना। आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 कहता है कि पठन कौशल आपका रटने के आधार पर नहीं होना चाहिए, यह समझ के आधार पर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, क्लास 1 में आपका लिखना यह डैश से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए है वाक्य लिखने से, ऑप्शन बी है शुरू से, ऑप्शन सी है अक्षर लिखने से, या ऑप्शन डी है चित्र बनाने से। तो क्लास 1 की बात है, तो क्लास 1 में लिखना आपका अक्षर से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा का आकलन। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो मौखिक भाषा का आकलन यह किस पे बल देता है, तो ऑप्शन ए है धारा प्रवाह की तीव्रता पे, ऑप्शन बी है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग पे, ऑप्शन सी है उच्चारणगत शुद्धता पे, या ऑप्शन डी है विचारों की क्रमबद्धता पे। तो मौखिक भाषा का आकलन यह किस पे सर्वाधिक बल देता है, तो यह आपका विचारों की क्रमबद्धता पे बल देता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। मौखिक भाषा है तो मौखिक भाषा के अंतर्गत तो आपका विचार ही आएगा, तो विचारों की क्रमबद्धता सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को अगर हम लिखना सिखाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, तो ऑप्शन ए है काव्यात्मक भाषा, ऑप्शन बी है विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी है सुंदर लेखन, या ऑप्शन डी है वर्तनी की शुद्धता। तो लिखना सिखाते हैं तो लिखना सिखाने में क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं, इसमें भी आपका विचारों की अभिव्यक्ति, कि हम कुछ लिख रहे हैं तो खुद के विचार लिखें, तो अपनी अभिव्यक्ति से लिखें, तो यह आपका सटीक आंसर होगा। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन में यह आंसर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, तो ऑप्शन ए है प्रवाह, ऑप्शन बी है अक्षर ज्ञान, ऑप्शन सी है अर्थ, या ऑप्शन डी है गति। तो पढ़ने की जहाँ तक बात है तो पढ़ना केवल प्रवाह आपका या अक्षर ज्ञान या गति पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ हमें आना चाहिए, अगर उसका मीनिंग नहीं आता है तो वह पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका होता है कि उसका अर्थ हम जानें। अगला प्रश्न है
प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा प्राथमिक स्तर पे? तो ऑप्शन ए है अनुमान लगाना, ऑप्शन बी है संदर्भानुसार अर्थ, ऑप्शन सी है अक्षरों की पहचान, या ऑप्शन डी है पढ़ने का उद्देश्य। तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा पढ़ने का उद्देश्य। अब आप बोलेंगे पढ़ने का उद्देश्य ये कैसे होगा? तो प्राथमिक स्तर की बात है, तो प्राथमिक स्तर पे जो हम पढ़ना सीखते हैं उसका आपका उस समय प्राइमरी स्टेज पे कोई उसका आपका उद्देश्य नहीं होता है। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम पढ़ना सीखें, उसके बाद हम कोई अपना एम फिक्स करते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो हम पढ़ना सीखते हैं इसकी प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ऑप्शन ए है भाषा प्रयोगशाला की, ऑप्शन बी है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, उसके बाद ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक की, या ऑप्शन डी है भाषा परीक्षाओं की। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो यह आपका बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की कि पढ़ना जो हम सीखते हैं उस समय आपका बाल साहित्य का अगर हम सार्थक प्रयोग करते हैं तो ये आपका इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़ना प्रारंभ है, तो पढ़ने का प्रारंभ यह कब होता है? तो ऑप्शन ए है वर्णमाला से होना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन बी है कहानियों से होना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन सी है कविताओं से होना चाहिए, या ऑप्शन डी है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ जो हमारा होता है वह तो सबसे पहले वर्णमाला से होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लेटर सीखते हैं, उसके बाद हम वर्ड सीखते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस सीखते हैं। तो पढ़ना कहाँ से प्रारंभ होता है? ये आपका वर्णमाला से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी, सबसे हमें क्या बताना है? कम प्रभावी बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है संवाद अदायगी, ऑप्शन बी है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, उसके बाद ऑप्शन सी है अपने अनुभव का वर्णन, या ऑप्शन डी है बातचीत करना। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी क्या होगा? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो इसमें व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास इसका महत्व कम होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन, तो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, उसके बाद ऑप्शन बी है अर्थ को समझने में मदद करता है, उसके बाद ऑप्शन सी है केवल कविताओं पर ही लागू होता है, या ऑप्शन डी है पठन का एकमात्र आदर्श है। तो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन यह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थ को समझने में मदद करता है। तो पाठ्य वस्तु जो आपका होता है इसका भावपूर्ण अच्छे तरीके से पठन करते हैं तो इससे हम अर्थ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। जो पढ़ने की संस्कृति का विकास है इसके क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिक, ऑप्शन बी है सस्वर, ऑप्शन सी है मौन, या ऑप्शन डी है सामूहिक। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मौन पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, तो भाषा का आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल यह क्या होगा? तो ऑप्शन ए है सुनना पढ़ना, ऑप्शन बी है सुनना बोलना, ऑप्शन सी है बोलना लिखना, या ऑप्शन डी है पढ़ना लिखना। तो भाषा का अभिव्यक्त्यात्मक कौशल यह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी बोलना और पढ़ना, बोलना और आपका लिखना। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारे डैश व डैश भी है का भी अभिन्न अंग है। तो बहुभाषिकता जो आपका है वह हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति भी है।
तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। जो आपका भाषा शिक्षण है इसे हम किस संदर्भ में रखकर देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है आर्थिक, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है नैतिक या ऑप्शन डी है बहुभाषी। तो भाषा शिक्षण क्या होना चाहिए? यह आपका बहुभाषी होना चाहिए। अर्थात क्या होता है, जैसे आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें बताया गया है कि भाषा आपका क्या होना चाहिए, बहुभाषीयता होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि केवल एक ही भाषा में बच्चों को स्टडी कराया जाए। बच्चों को आपका मदर लैंग्वेज में भी स्टडी कराना है, उसके बाद आपका अदर जो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रारंभ से ही, तो बच्चे प्रारंभ से ही, तो ऑप्शन ए हमारा है एक भाषिक होते हैं, ऑप्शन बी है द्विभाषिक होते हैं, ऑप्शन सी है बहुभाषिक होते हैं या ऑप्शन डी है भाषा में कमजोर होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही आपका बहुभाषिक होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, तो ऑप्शन ए है सदैव टकराहट से गुजरती है, ऑप्शन बी है सदैव समान होती है, ऑप्शन सी है समान हो सकती है या ऑप्शन डी है सदैव अलग होती है। तो सदैव समान भी नहीं हो सकता है, हमेशा आपका अलग भी नहीं हो सकता है, आपका हमेशा टकराहट से गुजर नहीं सकता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी समान हो सकता है। जो घर का हमारा लैंग्वेज है और हमारे स्कूल का लैंग्वेज है वह समान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। द्विभाषिक जो बच्चे होते हैं वे डैश विकास, उसके बाद सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। द्विभाषिक जो बच्चे होते हैं वे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है, तो त्रिभाषा सूत्र का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है? इससे बहुभाषा संवाद का क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद ऑप्शन बी है भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना। तो बहुभाषा हम जानते हैं तो क्या होगा, अलग अलग संस्कृति को से हम परिचित हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है विदेशी भाषा से परिचित कराना। तो बहुभाषा हम सीखते हैं तो क्या होगा, विदेशी लैंग्वेज भी इसमें हम सीख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है लिपि से परिचय, ऑप्शन बी है 12 खड़ी से परिचय, ऑप्शन सी है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान या ऑप्शन डी है संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? तो पढ़ने के लिए आपका सबसे जरूरी होता है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो व्याकरण जो आपका शिक्षण की आगमन विधि है इसकी क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है पहले नियम बताना, ऑप्शन बी है पहले नियम का विश्लेषण करना, ऑप्शन सी है पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना, ऑप्शन डी है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले आपका उदाहरण प्रस्तुत कराना। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि का यह विशेषता होता है कि पहले क्या किया जाए, उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि है। तो निगमन विधि यह क्या है? तो निगमन विधि ऑप्शन ए है नियम बताकर उदाहरण देना। तो निगमन विधि का आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि निगमन विधि आपका है नियम बताकर उदाहरण देना। तो नियम बताकर कोई भी हम क्या करते हैं, रूल आपको बताकर उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देते हैं, तो इसी को निगमन विधि कहा जाता है। तो इस तरह हमने हिंदी पेडागोजी के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का नहीं पूछा जाएगा। इसका कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जिसको हम एक और छोटा वीडियो आपको देखने को मिलेगा।
और हम हिंदी पेडागोजी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।